नमस्कार, मैं ओमकार नाथ शास्त्री। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक में से व्याकरण का पाठ, जिसका नाम है ऋजन्ताः प्रयोजकाः। ऋजन्त प्रयोजक। ऋजन्त का अर्थ होता है ऋच है अंत में जिसके। ऋच का अर्थ है क्या? ऋच एक प्रत्यय है और यह प्रत्यय हमेशा प्रेरणार्थक वाची होता है, माने किसी भी क्रिया को प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। यदि कोई क्रिया लट लकार में है और उसको प्रेरणार्थक बनाना है तो ऋच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ता है, यह साधारण क्रिया है। अब पढ़ाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। खाता है, यह साधारण क्रिया है। अब खिलाता है या खिलाती है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरित करना प्रेरणा कहलाता है। प्रेरित करना प्रेरणा कहलाता है। जैसे खाता है, यह साधारण है। खिलाता है, यह प्रेरणा प्रदान करने वाली क्रिया है। खाता है, यह साधारण क्रिया है। अब खिलाता है, यह क्या हो गया? आपका प्रेरणार्थक हो गई। पीता है, यह साधारण क्रिया है। पिलाता है, यह हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। माने प्रेरणा प्रदान करना, प्रेरित करना प्रेरणा कहलाता है और इनसे जो बनने वाली धातुएं होती हैं वे प्रेरणार्थक धातुएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम नियम भी देखते हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। शिक्षकः बालकं पुस्तकं पाठयति, शिक्षक बालक को पुस्तक पढ़ाता है। अब बालका पठति, ये जो पठति है यह साधारण क्रिया है, माने बालक पढ़ता है, स्वयं कार्य कर रहा है। अब कोई उसको प्रेरित कर रहा है तो वह हो जाएगा प्रेरणार्थक। जैसे शिक्षकः बालकं पुस्तकं पाठयति, शिक्षक बालक को पुस्तक पढ़ाता है। यहाँ पर शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, वह बालक को पुस्तक पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है बालकः अन्नम भुंक्ते, बालक भोजन खाता है या बालक अन्न को ग्रहण करता है या बालक भोजन करता है। अगला है, इसके बाद है ऋच प्रत्यंत। माता बालकम अन्नम भोजयति, माता बालक को भोजन कराती है या माता बालक को भोजन खिलाती है। इसके बाद है बालकः जलम पिबति, बालक जल को पीता है। तो यहाँ पर है पिता बालकम जलम पाययति, पिता बालक को जल पिलाता है। ये हो गया प्रेरणार्थक। साधारण में है वृक्षा वर्धते, वृक्ष बढ़ता है। प्रेरणार्थक में होगा बालिका वृक्षम वर्धयति, बालिका वृक्ष को बढ़ाती है। अगला है बालकः आसन्दात् पतति, बालक कुर्सी से गिरता है। अब प्रेरणार्थक में होगा रमेशः बालकम आसन्दात् पातयति, रमेश बालक को कुर्सी से गिराता है। यहाँ पर प्रेरित कर दिया, उसने गिरा दिया, बल्कि वो खुद नहीं गिरा, यहाँ पर गिराया गया है। इसके बाद है बालिका चित्रम पश्यति, लड़की चित्र देखती है। अब प्रेरणार्थक में होगा सखी बालिकाम चित्रम दर्शयति, सखी लड़की को चित्र दिखाती है। यहाँ पर ये हो गया प्रेरणार्थक। अब हम देखते हैं पठति पाठयति, भुंक्ते भोजयति, पिबति पाययति, वर्धते वर्धयति, पतति पातयति, पश्यति दर्शयति। यहाँ पर ये तो क्रियाएं हैं। अब साधारण क्रिया को प्रेरणार्थक बनाने का कुछ नियम होता है। क्रिया कैसे बनती है? धातु में लकार वाले प्रत्यय लग जाते हैं तो वही धातु क्रिया बन जाती है। लेकिन धातु में प्रत्यय लगते हैं तब वह क्रिया बनती है। कोई भी क्रिया यहाँ पर शब्द नहीं है, धातु से क्रिया बनती है। अब धातु में जब ऋच प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वही धातु
क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया बन जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। धातु में ऋच प्रत्यय लगा दें, उसके बाद लकार वाला प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो वह ऋजंत प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। केवल ऋच प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं बनती है, बल्कि लकार वाला प्रत्यय भी लगाना पड़ता है। ऋच में ऐसे बसता है, जैसे आपने देखा पठति का पाठयति हो गया। पठति में पठ धातु है, ति प्रत्यय लगा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में ऋच प्रत्यय लग जाएगा। पठ ऋच का ऐसे बसता है, तो बच जाएगा, बनेगा अय पठ प्लस अय प्लस ति। ति जो है ना लट लकार का प्रत्यय है, तो बन जाएगा पाठयति। अब ऋच प्रत्यय जब लगता है तो धातु के पूर्व जो स्वर होता है उसको गुण हो जाता है। एक बार फिर से, ऋच प्रत्यय लगाते समय धातु के पूर्व स्वर को गुण हो जाता है। गुण में क्या होता है? अगर धातु के पूर्व अ स्वर हो तो अ को आ हो जाएगा, अगर ई हो तो ई को ए हो जाएगा, अगर उ हो तो उ को ओ हो जाएगा, अगर री हो तो री को अर हो जाता है। जैसे पठ पठति पाठयति। पठति जो है ना, पठ धातु है, ति प्रत्यय लगा हुआ है, इसको ऋजंत बनाना है, प्रेरणार्थक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? पठ में जो पा है वह धातु के पूर्व है, क्योंकि पठ में 2 अक्षर है, और पूर्व में पा है, जो पा में आ जुड़ा हुआ है, तो आ को आ हो जाएगा, तो पाठयति। अब चुर है, चुर धातु है, चुर में 2 अक्षर है, च पूर्व में है, और च के पूर्व मतलब चुर जो है 2 अक्षर, उसमें च में उ जुड़ा हुआ है, तो च के उ को ओ हो जाएगा, ओ गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो बन जाएगा चोरयति। अब अगर धातु का अंत इन स्वरों से होता है, अगर धातु का अंत अ ई उ री इन स्वरों से होता है तो उसका गुण नहीं होगा। जैसे हु अयति हावयति। हु जो है उसमें एक ही अक्षर है, जो कि स्वयं ही एक है, उसमें न पूर्व है न पर है, वह स्वयं एक ही है, उसमें उ स्वर जुड़ा हुआ है, तो उ को ओ नहीं होगा, क्योंकि यह पूर्व में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर उ को ओ नहीं होता है। तो अब थोड़ा और देखते हैं। हमने देखा प्रेरणा किसे कहते हैं? प्रेरित करना प्रेरणा कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, राम पढ़ता है, ये साधारण वाक्य है। अब राम पढ़वाता है, ये पढ़वाता शब्द जो है प्रेरित करने वाला शब्द है। क्रिया को प्रेरणार्थक बनाने के लिए ऋच प्रत्यय धातु में लगता है या क्रिया में लगता है। ऋच प्रत्यय का अय धातु में जुड़ जाता है, लेकिन यहां पर क्रिया लिख रहे हैं, वो आपको धातु ही वहां पर समझना है। जैसे पठ अयति पाठयति, भुज अयति भोजयति, वृद्ध अयति वर्धयति, पत अयति पातयति, दृश्य अयति दर्शयति, चल अयति चालयति, पत अयति पातयति, पच अयति पाचयति, माने पकाता है। पाचित का अर्थ पकाता है, पातित का अर्थ गिराता है। अब कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। अद अयति आदेयति अर्थात खिलाता है। हु अयति हावयति अर्थात हवन करवाता है या हवन कराता है। रुद्ध अयति रोधयति रुकवाता है। तन अयति तानयति बढ़वाता है या बढ़ाता है। चुर अयति चोरयति चुरवाता है। ची अयति चाययति ढूंढवाता है। उसके बाद है जागृ अयति जागरयति जगवाता है। प्री अयति प्रीणयति प्रसन्न करवाता है। हन अयति
घातयति मरवाता है, हन को घा हो जाता है। बुध अयति बोधयति जन्माता है। कम अयते कामयते ये आत्मनेपदी है। ते इते अंते जिस क्रिया के अंत में होता है वह आत्मनेपदी कहलाते हैं। कम अयते कामयते इच्छा करवाता है। किसी धातु में जब प्रेरणा का अर्थ लाना हो तो ऋच प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। साधारण अर्थ, ऋजंत अर्थ। अब यहाँ पर हम हिंदी में देखते हैं साधारण अर्थ, ऋजंत अर्थ। साधारण अर्थ करता है, खाता है, पकाता है, बनाता है। अब इसको ऋजंत बनाना है तो करता है का कराता है, खाता है का खिलाता है, पकाता है इसका होगा पकवाता है, बनाता है इसका होगा बनवाता है। अब साधारण क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है, इसको यहाँ पर हम संस्कृत में भी देखते हैं। साधारण क्रिया है पठति, ये तो उसका प्रेरणार्थक होगा पाठयति। भुंक्ते इसका होगा भोजयति। पिबति इसका होगा पाययति। वर्धते इसका होगा वर्धयति। पतति इसका होगा पातयति। पश्यति इसका होगा दर्शयति। चलति इसका होगा चालयति। गायति इसका होगा गापयति। पचति इसका होगा पाचयति। इसके प्रयोग के समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया ऋजंत कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार होती है। माने कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जो क्रिया है वह कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होती है। जैसे वह खिलाता है, सह खादयति। वह पुस्तक पढ़ाता है, सह पुस्तकम पाठयति। तो यहाँ पर कुछ और भी देखते हैं। ऋजंत प्रयोग में प्रयोजक कर्ता प्रथमांत होता है। ऋजंत प्रयोग में प्रयोजक कर्ता प्रथमांत होता है, माने जो कर्ता होता है वह प्रथमांत होता है, प्रथम विभक्ति में होता है। ऋजंत प्रयोग में सभी धातुओं का अय विकरण होता है। ऋजंत प्रयोग में सभी धातुओं में अय जुड़ जाता है, जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि धातु और लकार के प्रत्येक के बीच में अय को जोड़ दिया जाता है। सभी धातुओं का ऋजंत रूप उभयपदी होते हैं, माने सभी के उभयपदी होते हैं, परस्मैपद भी होता है, उभयपदी भी होते हैं। जैसे हमने देखा कि आत्मनेपद में भी देखा हमने और उसको परस्मैपद में भी देखा। सभी लकारों में ऋजंत प्रयोग होते हैं। लकारों का प्रयोग ऋजंत धातु का प्रयोग सभी लकारों में होता है, माने लट लकार में भी होता है, लोट लकार में भी होता है। माने जितनी लकारें होती हैं सभी लकारों में ऋजंत प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो तरह से अर्थ निकलते हैं, कराता है, करवाता है, पढ़ता है, पढ़वाता है, खिलाता है, खिलवाता है, दिखाता है, दिखवाता है, गिराता है, गिरवाता है। ये दोनों प्रेरणार्थक जैसे ही होते हैं। अब यहाँ पर होमवर्क भी है, माने जितना बताया वो तो लिखना है, लेकिन होमवर्क तो अवश्य करना है, उसको तो जरूर करना है। तो उसको यहाँ पर हम देखते हैं। राम बालक को पुस्तक पढ़वाता है, पिता बालक को पढ़वाता है, राम श्याम को गिराता है, माता भोजन कराती है, राम सत्य को कहलवाता है, माता अन्न पकाती है। यहाँ पर शब्दार्थ भी दे रहे हैं। पुस्तक का होगा पुस्तकम, भोजन का भोजनम, अन्न का अन्नम, सत्य का सत्यम। यहाँ पर ये होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार हम अगली विषय वस्तु को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।